नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर का नाम सुनते ही रोगी, परिवारजन, शुभचिंतक सभी सकते में आ जाते हैं और एक ही शब्द मुंह से निकलता है, ये तो लाइलाज है। इसके साथ ही तमाम शंकाएं घिरने लगती हैं। तमाम भविष्य की बातों को लेकर के चिंताएं लहरने लगती हैं। तो ऐसे रोग के प्रति कितनी जागरूकता पैदा की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, तरह तरह के शोध कार्य हो रहे हैं और कभी कभी ये दावा भी किया जाता है कि नहीं, इस रोग का निदान भी है और उसके लिए जरूरत है एक आपका आत्मबल। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट्स के पूर्व निदेशक और वर्तमान में नारायणा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. दीक्षित। डॉक्टर ए.के. दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात जरा कुछ ऐसी करना चाहते हैं जी कि ये बार बार आता है कि ये जो है लाइलाज है, लाइलाज है, लेकिन कभी कभी सुनने को ये भी आने लगता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। कुछ शोध कार्य ऐसे होने लगे हैं जिससे ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, अब इसका इलाज भी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ। वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और अब ये कह सकते हैं कि कैंसर का इलाज संभव है। उसके कई कारण हैं कि कैंसर अब प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है। ऐसी जांचें उपलब्ध हैं कि जिनके द्वारा आप ये पता चला सकते हैं कि कैंसर कहाँ पर है, किस स्टेज में है, किस प्रकार का है, और ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस कैंसर के लिए एक विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है और किस विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है वो आप तय कर सकते हैं। तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर सर्वाइवर कहा जाता है, जो कैंसर से ठीक हुए हैं। अपने शहर में कई लोग हैं, शहर के बाहर अगर देखें तो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में देखें, युवराज सिंह उसका जीता जागता उदाहरण है, और जिनका कैंसर ठीक हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कैंसर सर्वाइवर कहा जाता है और उनके बाकायदा संगठन बने हुए, ग्रुप बने हुए हैं, जिनकी बैठक होती है और जो कैंसर संस्थानों में जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं ये कैंसर का इलाज लग के कराओ, ठीक से कराओ। इलाज लंबा होता है, थोड़ा श्रम साध्य होता है, थोड़ा खर्चीला भी होता है, लेकिन अगर ठीक दिशा में इलाज की गति हुई तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बशर्ते उसकी जांच प्रारंभिक अवस्था में हो गई हो। मेरा कहना ये कि आपने बड़ा अच्छा युवराज का जो कैंसर दूर हुआ वो तो विदेश में जाकर के दूर हुआ। विदेश में उनको अपना इलाज कराना पड़ा, भारत में नहीं। और कहते हैं कि अगर भारत में युवराज का इलाज नहीं हो सकता था, चूंकि अब युवराज जो है युवराज थे, सक्षम थे, इसलिए उनका इलाज भी हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, मैं कानपुर के 2 कैंसर सर्वाइवर के बारे में आपको बताता हूँ। एक कार्टून में भाई साहब कार्टून बनाते हैं ना, अशोक शुक्ल जी, हाँ, उनको खाने की नली कैंसर हुआ जी, और वो पूरी तरह से कैंसर से ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है, एक हमारे रणजी ट्रॉफी जो यूपी की टीम रही है, राहुल सप्रू से कप्तान रहे हैं, उनकी माताश्री को स्तन कैंसर हुआ और वो इस समय पूरी तरह ठीक है। पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं उनको करीब, और वो पूरी तरह ठीक हैं। ऐसे एक वकील साहब हैं जिनका नाम है प्रमोद अवस्थी, उनको अंडकोश का कैंसर हुआ और उनको ठीक हुए 20 साल से ऊपर हो रहे हैं। तो
कानपुर में भी कैंसर सर्वाइवर की लंबी लिस्ट है, और जिन्हें अगर आप तो क्या इन लोगों को यहाँ के ही संसाधनों से ठीक किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के संसाधनों से, कानपुर के संसाधनों से। नहीं, देखिए, विशुद्ध- मैं जरा थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, आप क्षमा कीजिएगा। जी। आप जिन अशोक शुक्ला जी की बात कर रहे हैं, वो मेरे परम प्रिय हैं, जी। मेरे परम हितैषी हैं, मेरे परम शुभचिंतक हैं। जी। उनका तो इलाज मुंबई में हुआ था, और मुंबई में उनका ऑपरेशन किया गया, और भगवान की कृपा से एक ऐसे उनको भगवान के रूप में डॉक्टर साहब मिल गए, जो उनका इलाज हो गया। मैं ये बताऊं यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ। क्योंकि जब हमारे पास वो आए थे, सबसे पहले हमारे पास आए थे, जी 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 उनको 4 कोर्स कैंसर कीमोथेरेपी के दिए गए हमारे द्वारा, जी और उनका कैंसर बढ़ी हुई स्टेज से बहुत कम स्टेज में हो गया। जब वो डॉक्टर पीबी देसाई के पास पहुंचे जी और उन्होंने सब सारी रिपोर्टें देखी और जांचें करी, तो बोले आपका इलाज तो डॉक्टर दीक्षित ने बहुत अच्छा किया है, अब तो आपका ऑपरेशन से पूरी तरह मर्ज ठीक किया जा सकता है, और मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। और मेरे लिए चिट्ठी लिखी उन्होंने, बधाई दी कि डॉक्टर दीक्षित आपने बहुत अच्छी कीमोथेरेपी दी है और ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ, वो पूरी तरह ठीक हो गए। राहुल सप्रू की माता जी का पूरा 100% इलाज कानपुर में हुआ, और वो पूरी तरह ठीक है। तो कानपुर में ही कैंसर के बहुत से रोगी ठीक हो रहे हैं। लेकिन क्या हम अब ये माने कि जिस तरीके से कैंसर के रोगी ठीक हो रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया गया है, हमारे यहाँ जो सिगरेट पर ऐसी सार्वजनिक रूप से जो है प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है, गुटखा को लेकर के भी बड़े प्रतिबंध लग गए हैं, तो क्या अब हम माने कि कैंसर रोगियों में कमी आई है? हाँ, कमी आप चूंकि आबादी बढ़ रही है, हाँ तो उस कमी को आप महसूस नहीं कर सकते। जी वस्तुतः यही चिंता का विषय था। जो विश्वास संगठन है जी और एक कैंसर का भी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण करने के लिए, वो जेनेवा में उसका ऑफिस है, और उसको UICC कहते हैं, और वो काम करता है इस पर। 1933 में उसकी स्थापना उसने। जब 2019 आया तो उन्होंने अपने आंकड़ों पर गौर किया, उन्होंने सारी जो कैंसर की स्थिति है उस पर गौर किया, और जो थीम देते हैं वही देते हैं। तो 2019 थी, उसमें देखा उन्होंने कि 2018 में करीब 90 लाख लोगों को कैंसर हुआ पूरे विश्व में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा आंकड़ा था इतने सालों का, तो उन्होंने उसकी एनालिसिस की। जब उसकी एनालिसिस हुई तो पता लगा कुछ कारण हैं जिनके बारे में जनसाधारण को बताना चाहिए, जिससे 1/3 कैंसर होने से रोके जा सकते हैं। यानी वो हमारी जीवन शैली के कैंसर हैं। अगर हम जीवन शैली में अपेक्षित परिवर्तन ला लेते हैं तो लगभग 1/3 कैंसरों की संख्या कम की जा सकती है। तो इसीलिए ये किया गया कि 2019, 2020, 2021 की थीम एक ही रखी गई। वो थीम थी आई कैन, आई विल, यानी मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। इसमें हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया गया, हर व्यक्ति को शामिल किया गया। उसे ये बताया गया कि किस तरह से जीवन शैली बदली जाए, क्या अपेक्षित परिवर्तन किए जाए, तो कैंसर उनको हो ही नहीं। और जब कैंसर हो नहीं तो ये सबसे अच्छी बात है। और कैंसर हो तो प्रारंभिक अवस्था में कैसे पता चले, ये इसके लिए सबको जुटना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। जैसे मैं इस समय नारायणा में हूँ, मैंने वहाँ पर जो ट्रस्टी चीफ हैं उनसे कहा, भाई देखिए, पेट सीटी मशीन ऐसी है जो कैंसर की जांच के लिए बहुत जरूरी है। मशीन 10 करोड़ की आती है, लेकिन अगर वो लगा ली जाए तो उससे करोड़ों लोगों का भला हो सकता है। और कानपुर में देखें आप तो लगभग हर साल 2000 मुंह के कैंसर भी होते हैं। 50 लाख की आबादी में अगर 2000 लोगों को मुंह का कैंसर हो रहा है तो अच्छी खासी संख्या है। अच्छा, यहाँ की आदतें, जीवन शैली, आपको उसमें परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि पान मसाला गुटखा चबाने से कैंसर होता है, और निश्चित रूप से होता है। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको छुड़ाने के लिए विशेषज्ञ आपके पास हैं। और कैंसर मनोवैज्ञानिक होने लगे हैं। एक नई विश्व परंपरा पनप गई है, और वो अमेरिका से शुरू हुई, अमेरिका के स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल से। वहाँ हमने अपने कैंसर मनोवैज्ञानिकों को वहाँ भेजा, और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और वो वापस कानपुर में आकर के हमारी सहायता करनी है। आज नारायणा मेडिकल कॉलेज में कैंसर के कैंप लगा था, वहाँ उन्होंने कई लोगों को पान मसाला गुटखा छुड़ाने के गुर बताए। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात की, 2 बातें की जी। एक तो आपने ये कहा कि वो 10 करोड़ की मशीन, क्या ये 10 करोड़ की मशीन कानपुर में कहीं उपलब्ध है?
हाँ देखिए, अब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जीएससी मेडिकल कॉलेज पहले यहाँ होनी चाहिए, हाँ, अभी नहीं है। नहीं है, हैं इतना बड़ा जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी नहीं वहाँ है। भी नहीं है। इतना बड़ा रामा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी नहीं है। हाँ, केवल एक रीजेंसी हॉस्पिटल है जिसने पिछले साल ये मशीन लगाई। मन लगाए, वो भी जब आप वहाँ पर थे। हाँ जी जी जी। और नारायण मेडिकल कॉलेज में ये क्षमता है कि वो लगा सकते हैं। मेरे कहने से जो अमित नारायण वहाँ के चीफ ट्रस्टी हैं, उन्होंने कल घोषणा कर दी कि मैं इस साल इस मशीन को लगा डालूंगा, और जगह चिन्हित कर दी उन्होंने, और वो बातचीत शुरू हो गई है, और मशीन संभवतः इस वर्ष में काम करने लगेगी। देखिए जी, ये एक बात अभी आप कह रहे थे कि 19 में जी 90 लाख का आंकड़ा था। जी जी लेकिन अभी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हो सकता है भाई होगा तो आप इसको करेक्शन कर दीजिएगा। उसमें ये कहा गया कि पूरे विश्व में 1,19,00,000 जी जो है कैंसर पीड़ित, जी। और 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, ये रिकॉर्ड था। अब ये क्या था, अब ये बताइए। नहीं देखिए, ऐसा है, वो जो मैंने बताया थे आंकड़े, मैंने 90 लाख मौत के बताए थे। अच्छा, मौत के बताया हाँ, तो वो 90 लाख लोगों की मौत हुई थी, जी। तो ये चिंता का विषय थी। तो इसके बारे में इसलिए कि कैंसर घटाया कैसे जाए, लोगों को होने न दिया जाए, तो संसाधन जितने सीमित हैं उनमें इलाज हो जाए। देखिए, अगर आप आंकड़े देखें तो प्रति 1 लाख की आबादी में 100 से 125 लोगों को कैंसर होने की संभावना होती है, और इन आंकड़ों पर भी नजर डाली जा रही है, और इन आंकड़ों को कैसे हम नीचे ले जा सकते हैं। आपने जो आंकड़े बताए वो सही हो सकते हैं, इतने लोगों को कैंसर हुआ हो, इतने लोगों की मौत हुई हो, क्योंकि अब 2021 है, हम 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो नए सिरे से जो आंकड़े हैं वो आपके लिए बिल्कुल चिंता का विषय हो सकते हैं। इसीलिए ये नारा है कि आई कैन, आई विल, हर एक को अपना योगदान देना है, और सबको जागरूकता में भाग लेना है। इसीलिए कैंसर कैंपों का महत्व है, इसलिए विश्व कैंसर दिवस का महत्व है, और इसीलिए हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन भारत में 20 लाख लोगों की संख्या बताई जा रही है इस समय। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इस समय हाँ, लगभग 15 से 20 लाख लोगों को हर साल हर साल लोगों को कैंसर होता है, और उसमें से आपको बताएं 50 से 60% की मौत हो जाती है। हाँ, वही, क्योंकि वो लेट आते हैं, और ये विदेशों में ठीक होने के आंकड़े हैं 60 से 70%। तो ये 20% जो फर्क है, ये जो खाई हमें भरनी है, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, और एक छोटे से गांव में रहने वाला शहर में उसको भागना पड़ता है इलाज करने के लिए। बिल्कुल। और इलाज काफी अच्छा हो गया है, सोफिस्टिकेटेड हो गया है, और उस इलाज तक पहुंचने के लिए उसको लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। इसके लिए रेलवे ने एक कैंसर पास की व्यवस्था की है, और ये अच्छी बात है। और हमारे यहाँ कैंसर का इंश्योरेंस एलआईसी ने लॉन्च किया है। आज ही अखबारों में बड़े विज्ञापन थे, प्रथम पृष्ठ पे। लोग अगर कैंसर के लिए अपना इंश्योरेंस करा लेंगे तो इनका इलाज कैंसर होने पर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें आयु सीमा तो 65 साल की रखी गई है, लेकिन जरूरत तो ज़्यादातर बहुत से बुजुर्ग हो जाते हैं जिनके 70 साल के बाद है, उनको प्रोस्टेट का, आहार कैंसर, ये सब होते हैं। एलआईसी ने तो 65 तक की बात की है। लेकिन इंश्योरेंस तो शुरू की अवस्था में होगा ना। हाँ, 65 तक होगा। हाँ, तो इंश्योरेंस तो कराइए 20 साल की उम्र से, 20 और साल वो की 65 तक होते होते जब कभी कैंसर होगा ना, तो एक मुश्त राशि आपको 15 से 20 लाख तुरंत मिल जाएगी, और बाकी जब इलाज करेंगे तो आपको रिम्बर्स हो जाएगी। ये है उसकी पॉलिसी। उसकी पॉलिसी ये है जी। दूसरा एक भी हम आपसे जरा जानना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नए नए तरीके के कैंसर पनप रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पहले कि अभी तक ये था कि महिलाओं का स्तन कैंसर होता, आप कहते हैं पुरुषों का भी स्तन कैंसर होने लगा। जी। क्या कहेंगे आप, ये सही है? ऐसा सही है। पुरुषों में 1% जो होता है, हाँ, पुरुषों में स्तन कैंसर होता है, जितना महिलाओं में होता है उसका 1% जो है पुरुषों में होता है। दूसरी चीज आपको बताएं, जो नए कैंसर आ रहे हैं उसमें जैसे प्रदूषण का बहुत योगदान है। जैसे पित्त की थैली का कैंसर इधर बहुत बड़ा है, और इस समय प्रमुख कैंसरों में है, और इलाज करने में सबसे मुश्किल है, क्योंकि पता ही लगता वो पहले पथरी आई, पथरी लोग पाले रहे, 3-4 साल तक पथरी पड़ी रही, और बाद में कैंसर बन गया, और फिर वो कैंसर इतना फैला हुआ होता है कि उसे इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऑपरेशन से निकाला नहीं जा सका तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ये एक समस्या है। और प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? खाने पीने से आ रहा है। उसमें जो फर्टिलाइजर हमारे फसल में इस्तेमाल होते हैं, वो फर्टिलाइजर रह जाते हैं अनाज में पिस जाते हैं, और वो आटे में चले जाते हैं, और उनका हम सेवन करते हैं। उसकी वजह से पथरियां ज्यादा बन रही हैं लोगों के पेट में। और अब अल्ट्रासाउंड
आकस्मिक रूप से हुआ तो पता लगा पथरी है, फिर पथरी के फिर और देखा गया तब पता लगा उसमें कैंसर बनने की संभावना भी हो रही है। तो पथरी आए तो तुरंत निकलवा देना चाहिए। कहीं भी पथरी दिखे उसको पालना नहीं चाहिए। ये सोचो कि वैद्य हकीम ठीक कर देंगे, कोई दवा दे देंगे, 6 महीने में गल जाएगी, साल भर में गल जाएगी, ये बहुत गलत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए और हम लोगों को तुरंत उस पथरी का ऑपरेशन करा के निकाल देना चाहिए ताकि कैंसर बनने ना पाए। ऐसे रहे पानी में प्रदूषण है, प्रदूषण आपके वायु में है, फेफड़े कैंसर बढ़ रहा है। जहां पर वायु प्रदूषण है वहां फेफड़े कैंसर बढ़ रहे हैं। यहाँ जाजमऊ एरिया में भी फेफड़े कैंसर पहले आते थे, अब पूरे कानपुर से आ रहे हैं, क्योंकि कानपुर में प्रदूषण का जो सूचकांक है वो काफी तेजी से दिल्ली की बराबरी कर रहा है। तो ये चिंता की बात है। इसके लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, पोल्यूशन टावर चाहिए जो कि उसको ठीक करते हैं। आप कानपुर में कम से कम अनुमान लगाएं तो 100 पोल्यूशन टावर्स की आवश्यकता है और एक पोल्यूशन टावर 50 लाख के करीब लगता है। तो सरकार का एक ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा कि आपको पोल्यूशन मुक्त करे। तो उसके लिए संसाधन कम है तो आप क्या करें, पोल्यूशन से कैसे बचें? पोल्यूशन से बचें, मास्क लगाएं और या फिर अपना घर में जो है इस तरह के एसी एयर कंडीशनर लगाएं जिनसे कि पोल्यूशन खत्म हो रहा है उस कमरे में, जो एयर को प्योरीफाई करते हैं। लेकिन ये भी खर्चीले संसाधन है। तो सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि हम जिस युग की ओर बढ़ रहे हैं वहां प्रदूषण एक अनिवार्यता बन गया है। उस अनिवार्यता में कैसे उसको स्वीकार्यता में बदला जाए और उसको उसके कैसे उसके दुष्प्रभावों से निपटा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, ये भी अभी एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों जिसमें कहा गया था कि जो गंगा के किनारे लोग रहते हैं उनमें जो है पेट को, ये कौन सा है? जी जी, उसको गेंजेक बेल्ट या काऊ बेल्ट कहते हैं जी चिकित्सीय भाषा में। और वहां पर क्या है कि ये पित्त की थैली कैंसर बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि वहां जो फार्मिंग हो रही है उसमें गोबर की खाद नहीं इस्तेमाल हो रही है, गाय की खाद नहीं इस्तेमाल हो रही है, उसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो फर्टिलाइजर जो हैं वो कैंसर का कारण बन रहे हैं, पित्त की थैली पथरी का कारण बन रहे हैं। तो जो ये जो गंगा के किनारे जो इस तरीके, ये पित्त की थैली के कैंसर है, बहुत ज्यादा है उसको उस बेल्ट में। बिल्कुल जहां जहां गंगा बह रही है वहां किनारे जो खेती हो रही है और वहां जो पानी जा रहा है वो प्रदूषित, तो क्रोमियम है उसमें, वो क्रोमियम भी पथरी के कारण बनता है और साथ में फर्टिलाइजर्स हैं। दूसरा देखिए जी, एक ये भी देखते हैं, जैसे आप भी बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और अभी भी अगर यूँ देखा जाए कुल मिलाकर के तो आंकड़े कोई घटते नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है, जो अभी मान लीजिए बजट आया उसमें कैंसर पर इतना नहीं ध्यान दिया गया। क्या कारण रहा? कोरोना के कारण ऐसा हो गया या फिर सरकार अब ये समझ रही है कि हम कहीं ना कहीं एक बैलेंस कर ले आए हैं कैंसर को, इसलिए जो अभी बजट है वो ठीक है, आगे फिर देखा जाएगा। इधर कोरोना के कारण प्राथमिकताएं बदली थी जी, और कोरोना पर फोकस था। अब कोरोना वैक्सीन आ गई है तो धीरे धीरे प्राथमिकताएं फिर बदलेंगी और कैंसर की मशीनें पिछले सालों में सरकार ने काफ़ी सस्ती की हैं और आगे भी सस्ती होंगी और कैंसर की दवाएं भी सस्ती हुई हैं और कैंसर की कीमोथेरेपी कोर्स एक 15 से 20 हज़ार हुआ करता था, अब वो घट के 10 हज़ार तक आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है, लगभग 50% का जो उसमें फ़र्क पड़ा है। और आगे आने वाले समय में दवाएं और सस्ती होंगी, आगे आने वाले समय मशीनें भी सस्ती होंगी और सरकार की प्राथमिकताएं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। सरकार का एक, हमारे भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चलता है। उसके तहत हमें जो रीजनल कैंसर सेंटर बनाने होते हैं और जितने अच्छे कैंसर सेंटर अच्छा काम करते हैं उनको रीजनल कैंसर सेंटर का दर्जा दिया जाता है और वहां पर वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे पैट सीटी मशीन लगानी है उसके लिए सुविधा है, रेडियोथेरेपी मशीन लगानी है वो महंगी है, उनके लिए पैसा दिया जाता है। हमने जगह संस्थान में एक अच्छी मशीन लीनियर सेट के लगवाई, वो भी करीब 10 करोड़ के आसपास की मशीन थी, तो वो वित्तीय सहायता, सरकार की वित्तीय सहायता से प्राप्त हुई। तो ये वित्तीय सहायताएं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक जमाने में जब जैसे जेके ग्रुप हुआ करता था, जे ग्रुप ने पूरा कैंसर अस्पताल बनवा के दिया हमको, पूरी बिल्डिंग बनवा के दी और 2 मशीनें जो आई विक्रम चिकित्सा की वो कोलंबो प्लान के तहत आई और उन्होंने कई साल बहुत अच्छी सेवा की और वो सरकार के माध्यम से आई। जेके वालों ने बिल्डिंग बनवा दी लेकिन इक्विपमेंट सरकार ने दिया। इस तरह संस्थान काफी दिनों अच्छा चला, फिर जब इक्विपमेंट की कमी हुई फिर उसको रिफर्बिश किया गया और वहां पर नई नई मशीनें हैं, सब नई नई सुविधाएं हैं। पेट सिटी भी वहां लाने की कोशिश की जा रही है और देर से देर आ भी जाएगा, क्योंकि अब सरकार उसको सस्ता भी कर रही है और आजकल नई तकनीक आई है, वेट लीज। किसी संस्था ने लगा दी
उसमें वो 30% तो बिल्कुल फ्री करती है, 70% अपने खर्चा निकालती है। तो ये सिस्टम भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रीजनल दर्जा दे दिया था। क्या कारण है कि कानपुर में इतनी संख्या में कैंसर रोगी हैं? बल्कि ये यूँ कहें, मिडिल जो है यूपी है, आसपास के भी बहुत से तमाम जिले हैं, वहाँ के भी कैंसर रोगी यहाँ पर आते हैं, और अभी तक रीजनल का दर्जा नहीं दिया गया जेके कैंसर इंस्टीट्यूट को, जबकि जाने कब से हम सुन रहे थे, मांग हो रही थी, और पता तो ये लगा कि जो यहाँ मिलने वाला था वो इलाहाबाद चला गया। हाँ, इसकी ये बड़ी लंबी कहानी है जी। कांग्रेस सरकार थी, तो जो वहाँ कैंसर संस्थान है इलाहाबाद में, वो मतलब कांग्रेस का जो ट्रस्ट है दिल्ली में, उस ट्रस्ट के द्वारा है, वो चलता है वो। अच्छा। तो उस ट्रस्ट का संस्थान है। तो जब सरकार को देना था दर्जा, तो उसमें लॉबिंग हो गई वहाँ पर, और वो वहाँ चला गया। फिर दूसरा दर्जा जो मिलना था, दूसरी बार जो प्रयास किया गया, तो उसमें भी कुछ बाधाएं आई, उसमें भी लॉबिंग जबरदस्त हुई, और उसमें संजय गांधी संस्थान चूंकि बड़ा संस्थान बना था, तो पहले यहाँ सुविधा दे दी जाए, कानपुर को बाद में देख लेंगे। तो कानपुर लाइन में खड़ा है, और श्री विकास जायसवाल से कई बार कहा भी गया इसके लिए, उन्होंने लिखा पढ़ी भी की, लेकिन वो सुनवाई जिस ढंग से होनी चाहिए थी सरकार में, वो नहीं हुई। और वर्तमान सरकार में पूरा एक कैंसर संस्थान जो है लखनऊ में आया है, चकगजरिया में, 100 एकड़ में। मैंने उसकी पृष्ठभूमि बनाई थी, और अखिलेश यादव से बात हो रही थी, वो कहते हैं हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल प्लस बनाना चाहते हैं। हमने जरूर बनाई है, लेकिन जमीन कितनी देंगे? बोले 10 से 15 एकड़ जमीन। हमने कहा उसमें नहीं बनेगा। पहले कितनी जमीन चाहिए? 100 एकड़ चाहिए। तो वे पशुपालन विभाग से जमीन ली गई, 101 एकड़ जमीन दी गई। अब वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर संस्थान बनने की प्रक्रिया में आ गया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल ट्रस्ट उसको सहायता दे रही है, और ऐसे ही एक अस्पताल बनारस में आया है, वहां भी टाटा वाले सहायता कर रहे हैं। और कानपुर में भी अब जो चूंकि इसको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलने वाला था मेडिकल कॉलेज को, तो ये था कैंसर इंस्टीट्यूट भी इसमें आगे बढ़ेगा, लेकिन वो फिर फाइल कुछ कहीं रुक गई है। तो अब देर सबेर अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि ना, उनको इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो हमारे यहाँ सुनते हैं कि सांसद देवेंद्र भोले लड़े रहे हैं कि एम्स का दर्जा दिलवा देंगे, और ये बात कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो मिल नहीं पाया है। तो अभी तो स्थिति है। हम आपसे थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि महंगा इलाज और सस्ता इलाज कैसे गरीबों तक पहुंचे, लेकिन हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बिल्कुल। Delhi Public School, Jhansi, provides world-class education to every child. DPS has fully equipped smart classrooms, science lab, computer lab, library, sports arena, and well-equipped hostel facility. In India and abroad, DPS is known for quality education. DPS से निकलते हैं ऑलराउंडर्स, जिनकी सफलता बनती है इंस्पिरेशन दूसरों के लिए। देश और दुनिया में DPS के 235 स्कूल्स हैं, जिनमें 5 लाख स्टूडेंट्स को 20,000 टीचर्स देते हैं क्वालिटी एजुकेशन। आइए अपने बच्चों को दीजिए एक सुनहरा भविष्य DPS के साथ। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। नगर पंचायत ज्योति खुड़िया मैनपुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर की प्रथम स्थान दिलाने हेतु समस्त नगर वासियों से नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने हेतु नगर वासियों से अपील करता है। आपका शहर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग ले रहा है, जिसमें अपना सहयोग प्रदान करें। शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। होली में शौच कदापि न जाएं। नगर पंचायत द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जा रहा है। कृपया अपना कूड़ा एकत्र रखें और कूड़े को डोर टू डोर जाने वाले कर्मचारी की डस्टबिन में ही डालें,
प्रतिबंधित प्लास्टिक या पॉलिथीन का प्रयोग न करें तथा दूसरों को भी प्रयोग करने से रोकने में सहयोग प्रदान करें। नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट में लगाए गए प्रकाश उपकरणों को क्षति न पहुंचाएं। नगर पंचायत के करों का भुगतान समय से करें। The best chef award goes to सोनाक्षी, एक सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। चिक महानीम ट्राई किया? डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ वाली महानीम। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में है महानीम। ये जिद्दी डैंड्रफ पे भी जबरदस्त अटैक करे और इसका फेनुग्रीक प्रोटीन फॉर्मूला हेयर फॉल कंट्रोल करे। डैंड्रफ जाएगा नहीं, भागेगा। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अपने बच्चों के सपनों को दे ऊंची उड़ान, अच्छी शिक्षा और सफलता की एक पहचान दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर with German technology based smart classes, experienced faculty, global education system, automated sports room और साथ ही हम जुड़ चुके हैं रोहित शर्मा की क्रिक किंगडम एकेडमी से, और जहां है हाईटेक लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। विजिट आवर कैंपस एट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, आजडरी NH27 उरई, कानपुर झांसी हाईवे यूपी। कॉन्टैक्ट नंबर 8115116117। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। पेंट से पहले लगाइए घरौंडा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरौंडा बॉल पुट्टी। नगर पंचायत कुरावली मैनपुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर को प्रथम स्थान दिलाने हेतु समस्त नगर वासियों से नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने हेतु नगर वासियों से अपील करता है। आपका शहर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग ले रहा है, जिसमें अपना सहयोग प्रदान करें। शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। खुले में शौच कदापि न जाएं। नगर पंचायत द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जा रहा है। कृपया अपना कूड़ा एकत्र रखें और कूड़े को डोर टू डोर जाने वाले कर्मचारी के डस्टबिन में ही डालें। प्रतिबंधित प्लास्टिक या पॉलिथीन का प्रयोग न करें तथा दूसरों को भी प्रयोग करने से रोकने में सहयोग प्रदान करें। नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट में लगाए गए प्रकाश उपकरणों को क्षति न पहुंचाएं। नगर पंचायत के करों का भुगतान समय से करें। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कैंसर के इलाज के दरों को लेकर के, सीधे सीधे महंगा और सस्ता। डॉक्टर साहब मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि क्या कैंसर का जो इलाज है जी इतना महंगा है कि आम आदमी उसको जो है बहन नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप बेचारा घिसटता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। मुंबई में भी कहीं सुनवाई नहीं होती है और अंत उसका अच्छा नहीं होता है।
क्या सही है ये? आप सही कह रहे हैं। कैंसर का इलाज समय लेता है और नई नई तकनीकें आ रही हैं और हर तकनीक की कीमत होती है। तो जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतना ही इलाज सस्ता होने की संभावना होती है। आपस में जब एक कंपटीशन होगा तो दरें भी कम होती हैं। ये बाजार का फंडा है। तो अब कानपुर में अच्छी बात है कि जेके कैंसर संस्थान के अलावा और भी लोग हैं क्षेत्र में। एक रॉयल कैंसर हॉस्पिटल है, वो काम कर रहा है और रीजेंसी में एक छत के नीचे सारी कैंसर की सुविधाएं हैं और नारायणा मेडिकल कॉलेज में भी कैंसर का पूरा विभाग खुलने जा रहा है, पेट सिटी लगने जा रहा है। तो और लोग प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अच्छे सर्जन अच्छा काम कर रहे हैं और अपने स्तर पर सर्जरी कर रहे हैं। तो अब क्या है, कंपटीशन हो रहा है और जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ में खर्चा भी कम होगा, क्योंकि साल भर लगभग इलाज चलता है कैंसर मरीज का। जब साल भर इलाज चलेगा तो दवाएं की कीमत है, दवाएं भी सस्ती सरकार कर रही है। तो सब चीजों को देखते हुए अब इलाज धीरे धीरे सस्ता भी होगा और इंश्योरेंस आ जाने से लोगों को सुविधा तो हो ही जाएगी और इंश्योरेंस लेने के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और एक दूसरा ग्रुप भी है जिसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाई, कंपटीशन हो रहा है वहाँ भी, तो वो भी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ लेकर के आएंगे। तो अच्छी पॉलिसियाँ आएंगी तो इलाज निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। ये बात सही है। इसको अफोर्ड मध्यम वर्ग तो कर लेता है जी, और हायर तो खैर कर ही लेगा जी। लेकिन मैं सीधे सीधे आम आदमियों की बात, उसके लिए क्या है, सही करें, उनकी मैं बात करना एक चाहता मोदी जी की आयुष्मान योजना हूँ। है बहुत अच्छी है और अगर उसका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए उस गरीब आदमी के लिए जिसके लिए बनाई गई है वो, तो निश्चित रूप से उसका पूरा कैंसर का इलाज ठीक से हो सकता है। जी। तो क्या आयुष्मान का बिल्कुल ईमानदारी से पालन हो रहा है? हो भी रहा है, कुछ शिकायतें भी हैं, सारी बातें हैं और सबको मद्देनजर रखते हुए उस पर ज्यादा अच्छे ऑडिट की आवश्यकता है। ऑडिट की आवश्यकता, जितना अच्छा ऑडिट होगा उतना ही लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप कोई सुझाव है आपके पास या ये आपने सरकार को कभी दिया हो कि आम जन तक जो है इलाज सस्ता हो जाए, उसकी पहुंच तक आ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कैंसर के लिए भी थोड़ा सा बजट अलग से ईयरमार्क करना चाहिए और गरीब मरीजों के लिए वो बजट ईयरमार्क होना चाहिए और उसके लिए एक जो आय की सीमा है उस सीमा के नीचे अगर वो है तो सरकार के द्वारा पूरा का पूरा इलाज का खर्चा वहन करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम लोग बराबर इसके लिए कहते रहे हैं और जब भी हम लोग रहे हैं, जैसे कैंसर अस्पताल जब मैंने निदेशक का पद संभाला तो उस समय वहाँ पर बजट था दवाओं का कुल 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए में अधुनातन कैंसर की दवाएं कैसे आएं, एक बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहले मैं गया मंत्री जी के पास, मैंने कहा देखिए इससे तो नहीं इलाज हो सकता, आप चाहते हैं निःशुल्क इलाज जो है तो बजट दीजिए हमें। तो कहने कितना चाहिए? हमने कहा 3 करोड़ का बजट चाहिए। पहले साल 1 करोड़ आया, दूसरे साल वो 2 करोड़ हो गया और मेरे छोड़ते छोड़ते वो 3 करोड़ हो गया था और 3 करोड़ होते होते हमें इतना फायदा हुआ कई गरीब मरीजों को हम महंगी महंगी दवाएं दे पाए जो साधारणतः नहीं दे पाते। लेकिन जब आपने 3 करोड़ की मांग की थी और उसको देखते हुए आज तो डिमांड ज्यादा बढ़ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी और इसके साथ साथ सरकार को संसाधन जुटाने पड़ेंगे और वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि भाई जनता के लिए सरकार है, जनता के द्वारा सरकार है, तो वही तो सरकार का कर्तव्य है कि उसके कैंसर मरीजों का इलाज बेहतर हो। और ये जेके कैंसर जो इंस्टीट्यूट है, इसको क्या सबसे बड़ी आवश्यकता है इस समय जो उसको तो तत्काल मुहैया करा देना चाहिए? ये आपने जो 10 करोड़ वाली मशीन की बात की वो या कुछ अन्य? पहले जब ये इंस्टीट्यूट बना था उसका नाम था जेके इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड कैंसर रिसर्च। तो वहाँ रेडियोथेरेपी की सबसे आला दर्जे की मशीन थी, टाटा हॉस्पिटल की टक्कर की। ये कहा गया था कि सर्जरी सेकेंड फेज में आएगी, फिर और चीजें आएंगी। तो क्या हुआ कि सर्जरी वाला फेज जो है वो अभी तक विकसित नहीं हो पाया है और उसके विकास की अविलंब आवश्यकता है। विभिन्न अंगों के अब विभिन्न कैंसर सर्जन होते हैं। तो फेफड़े का कैंसर सर्जन अलग होता है, दिमाग का कैंसर सर्जन अलग होता है, तो और पेट का कैंसर सर्जन अलग होता है। तो अब ऐसे कैंसर सर्जन चाहिए, जैसे टाटा हॉस्पिटल में वहां पर डिसीज मैनेजमेंट ग्रुप हैं। जैसे पेट का कैंसर है उसका सर्जन अलग है, उसका रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अलग है, उसका मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी अलग है, पूरी टीम अलग है। तो ऐसी टीमें बनानी पड़ेंगी वहां पर। तो इस तरह से विकास करना पड़ेगा कि सर्जरी डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा विकास हो। इस तरह से मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, कीमोथेरेपी है, उसका भी विकास बिल्कुल अलग से हो। जैसे ब्लड कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, दवाएं हैं,
वो उसके लिए हेमेटोलॉजिस्ट कहलाता है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। तो इसके लिए ऐसे विशेषज्ञ चाहिए जो अभी जे के संस्थान नहीं है, उनको उनके लिए बनाना पड़ेगा। आईसीयू अभी स्थापना हुई है, लेकिन आईसीयू को पूर्ण कालिक चलाने के लिए वहां पे बेहोशी के डॉक्टर चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए और बड़ी संख्या चाहिए। ओपीडी भी शुरू हो गई है। हाँ, ओपीडी भी शुरू हो गई है, सारा कुछ। तो ये सारी चीजें ऐसी कि जैसे जैसे आप संसाधन बढ़ाते जाओगे और स्तर अपने आप बढ़ता जाएगा, और इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि उसमें प्रावधान है कैंसर संस्थान में। आपने कहा सर्जन भी निर्देशक हो सकता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी निर्देशक हो सकता है, पैथोलॉजिस्ट भी निर्देशक हो सकता है। और कैंसर का पैथोलॉजिस्ट अपने आप में एक अलग चीज है और उसके लिए अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो अगर कैंसर का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसका मतलब वो सामान्य पैथोलॉजी विभाग से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है जी। ये बात आप बताइए कि काफी समय तक एक रिपोर्ट थी, हमारे ख्याल से अभी भी होगी, लेकिन आप करेक्शन कर दीजिए कि जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में कोई कैंसर का सर्जन ही नहीं है। आप तो बार बार कह रहे हैं कि पेट का अलग होना चाहिए, फेफड़े का अलग होना चाहिए, यहाँ तो कहते हैं कि कैंसर का सर्जन ही नहीं है। एक जमाने में कैंसर सर्जन फुल टाइम थे, हाँ, नाम था एसपी जैन जी, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक अच्छी सर्जरी की। उसके बाद सब जो आए वो कार्यवाहक सर्जन आए, और या तो मेडिकल कॉलेज से कोई सर्जन भेज दिया कुछ समय के लिए। अभी एक संविदा शुरू हुई है, तो संविदा पे कुछ सर्जन आने लगे हैं। अब संविदा पे सर्जन आते हैं, उनसे पूर्णकालिक कार्य लेना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी कहीं करते हैं, तो वो पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं। तो इसलिए वहां पे पूर्णकालिक पूरे सर्जरी विभाग की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक सर्जरी में जेके कैंसर का नाम नहीं हो पाएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही और ये बहुत जरूरी भी है। दूसरी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे ये माना जाता है कि पुरुषों में जो है फेफड़े का, मुख का कैंसर, जैसा भी आपने बताया कि 2000 होते हैं, और आपने पित्त का कैंसर बताया, सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर परेशान कर रहा है पुरुषों को? परेशान तो ये मुख कैंसर करता है। देखिए, मुख कैंसर, हाँ, है मुख कैंसर में हम 3 चीजें याद दिलाते हैं लोगों को कि अगर ये 4 उंगलियां सीधे मुंह में नहीं जा रही हैं, इसको याद कर लीजिए, और अगर भूरे या सफेद चकत्ते मुंह में हो रहे हैं गालों में, उसकी मुख दिखाई कर लीजिए अपने आप, या डॉक्टर को दिखा लीजिए, या तीसरा कोई छाला है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये हर कनपुरिया को याद होना चाहिए। और जैसे भी कोई समस्या है पान मसाला खाने वालों को, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और साल में 2 बार ये मुख दिखाई कैंसर की होनी आवश्यक है हर कनपुरिया की, और पान मसाला उठाने वाले तो बहुत जरूरी है। तो ये अगर कर लिया तो मुख कैंसर से हम लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। ऐसे ही पित्ती की थैली कैंसर है, उसमें पथरी में कैंसर मत बनने दीजिए, पथरी निकलवाइए तुरंत। अल्ट्रासाउंड में पथरी दिखी है तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाइए, पेट के जाइए कि इसको निकाल के बाहर करिए, इसमें कैंसर होने खतरा है। ये अगर सावधानियां बरती हैं, जैसे स्तन कैंसर है महिलाओं में, कोई गांठ है पता लगती है तो स्वतः स्तन परीक्षण आजकल की विधि है। उसे महिलाओं से कहते हैं कि नहाते समय आप जो है बाथरूम में साबुन लगा करके, खासतौर से माहवारी के बाद का जो पहला हफ्ता होता है, उसमें कोई भी गांठ ढूंढिए अपने स्तन में, हाथ घुमा करके इस तरह से बीच से शुरू करिए, निपल से, और चारों तरफ जाइए, और फिर कांख में जाइए, बगल में जाइए। कोई गांठ अगर दिखती है तो तुरंत कैंसर के डॉक्टर दिखाएं। आपका स्तन बचाया जा सकता है, आप पूरे स्तन को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी होने लगी है, और अगर आप देखें ऑपरेशन किए हुए स्तन को, तो सामान्य स्तन और उसमें फर्क नहीं कोई नजर आता है, क्योंकि वो सामान्य जीवन जीती हैं औरतें, सामान्य ढंग से रहती हैं, और बिल्कुल उनको ना कोई प्रोसेसर लगानी पड़ती है ना कुछ लगानी पड़ती है, और ये इन औरतों की संख्या बढ़ रही है। तो स्तन कैंसर भी ठीक हो रहा है, लेकिन वही है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उनको निपटने के तरीके भी हैं। लेकिन आप जैसे बार बार कह रहे हैं पित्त में जो पथरी है, तो लोग कहते हैं कि अरे छोटी मोटी पथरी तो निकल जाती है, और बड़ी हो तो निकलवाना चाहिए, छोटी तो अपने आप निकल, ये तो सभी डॉक्टर्स राय दे देते हैं। पित्ती की थैली के साथ ये बात सच नहीं है, हाँ, क्योंकि पित्ती की थैली असल में जब बनती है वहां पर, हाँ, तो वहां इतनी कम जगह होती है निकलने की बाहर, हाँ, और दूसरा वो जो पित्त है उसमें डूबी होती है, तैरती है उसमें, तो ये गुर्दे की पथरी तो कभी कभार निकल जाती है, लेकिन पित्त की थैली आसानी से नहीं निकलती है, क्योंकि उसके जो उससे पित्त निकालने की नली है वो बड़ी सकरी सी होती है। उससे उसको ये उम्मीद करना कि खत्म हो जाएगी, ये एक गलत सोच है। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि स्तन के आपने ये लक्षण बता दिए, फेफड़े पित्त के ये लक्षण बता दिए, मुख कैंसर के ये लक्षण, आपने एक वर्ड कहा शुरुआत में, जीवन शैली बदलनी चाहिए।
तो ये क्या जीवन ये शैली बहुत क्या अच्छी बात पूछी आपने। ये बताइए जरा, ये हाँ, जीवन शैली क्या ये बदलेगी? ये जो हमारा जो संगठन है, हाँ। जो कैंसर नियंत्रण के लिए बनाया गया UICC, उसने जो शोध किया, जो उसने जो निष्कर्ष निकाले, वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। उसका कहना है कि लोग अब सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, वो भी कैंसर के लिए घातक है। वो कैंसर उनको ज्यादा होता है जो सीडेंटरी लाइफ जीते हैं। जरा इसको क्लियर करिए। मतलब जो अपने व्यायाम नहीं करते हैं, हफ्ते में 3 दिन आधे घंटे व्यायाम के लिए देना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको कैंसर होने की संभावना कम होती है, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, उनकी कैंसर कोशिकाओं में जो म्यूटेशन होते हैं ना, वो कम होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबको एक दूसरे से बांटनी चाहिए। व्यायाम करें हफ्ते में, और स्वस्थ रहें, कैंसर से बचें और कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूक रहें जी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो जीवन शैली बदलने की हैं। और जीवन शैली में क्या बदलना है? एक आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। और ये बिल्कुल इसके परिणाम है शोध के कि जो सकारात्मक जीवन जीते हैं, जो अपना जीवन जो है सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, उनको जो कुछ मिलता है समाज से, वो निश्चित रूप से ऐसा प्रेरक होता है, इतना आनंददायक होता है, परमानंद दे देता है वो। और वो परमानंद में जीने वाले लोग जो हैं उनको कैंसर कम होता है। ये बिल्कुल तथ्य है और इस तथ्य को अब आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक शैली निकाली स्वास्थ्य सत्संग की, और इस पर मैं काम कर रहा हूँ इस समय। जेके संस्थान में था, वहां काम किया। तो ये स्वास्थ्य सत्संग क्या होता है कि कुछ लोग इकट्ठे हों और कुछ अच्छे से भजन गाए जाएं, कुछ अच्छी सी चर्चा की जाए, जिससे सकारात्मकता बढ़े जीवन में। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में इतनी चीजें हैं कि लोग नकारात्मक बड़े जल्दी हो जाते हैं और गाली गलौज के स्तर तक नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपने स्वास्थ्य सत्संग कहा, इस सत्संग में कौन सा क्या भजन गाना चाहिए? और सुना आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, जरा ये हमारे हमारे रोगियों को थोड़ा सा प्रेरित कीजिए। तो जैसे राम का नाम है, सभी लोग लेते हैं। तो मैंने एक भजन बनाया, उसको विकसित किया। वो है कि राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा शाम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, आठों याम मिलेगा, ग्राम मिलेगा शहर मिलेगा, शहर मिलेगा ग्राम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा शाम मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही दीक्षित। तो दीक्षित जी, आपने जीवन शैली बदलने में आपने व्यायाम कहा, दूसरा स्वास्थ्य सत्संग कहा, और कुछ तीसरा बताइए क्या? कोई ऐसा अहम है ये कि नहीं दोनों से? एक और अच्छी बात है कि खान पान में हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। हरी सब्जियों का उसमें जो तत्व होते हैं, जो विटामिन होती हैं, और फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो, चोकर वाला आटा खाएं, चोकर वाला खाएं, ये चीजें खाएंगे आप, तो ये जीवन शैली में बदलाव है। आप अपने खान पान में मिर्च मसाले की थोड़ी कमी कर लें, थोड़ा सा दूध का सेवन बढ़ा लें, थोड़ा हरी सब्जियां बढ़ा लें। अगर ये बढ़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से कैंसर, माने ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हरी सब्जियां खाइए, माने पौष्टिक आहार खाइए, कैंसर से बचाव के लिए। दूसरा चीज, थोड़ा सा एक और चीज, जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, जी, जैसे आपने कहा पहले तो जांच करा लेते हैं, तो आप व्यक्ति को जांच कराते रहना चाहिए। उसके अगर कैंसर हो गया क्या करना चाहिए? क्या बिल्कुल बस भगवान के भरोसे, अस्पताल के भरोसे हो जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? कतई नहीं। हाँ बताइए। उसको सबसे पहले तो उसे पता लग गया कि कैंसर है, ठीक है, जांच में आ गया। फिर उसके बाद होता हम देखते हैं कैंसर का स्वरूप क्या है, प्रसार कहाँ है, स्टेज किस अंग में है, जहां फैला उसके हिसाब से स्टेज तय होती है। और बायोप्सी तय होता है स्वरूप क्या है, किस प्रकार का है। 280 तरह कैंसर होते हैं। अब किस प्रकार का कैंसर है ये पता करना है। तो फिर अब हम इलाज को तय करते हैं रोगी के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से, उसकी समस्या के हिसाब से, यानी इलाज को टेलर करते हैं हम रोगी के हिसाब से। हम एक तरह टेलर काम करते हैं। हमने जितने इलाज उपलब्ध हैं सबके बारे में सोचा, इस रोग के लिए सबसे उचित कौन सा है, वो उसके लिए टेलर मेड कर दिया। फिर अगर ऐसा कर ले गए हम, तो ठीक होने की संभावनाएं निश्चित से बढ़ जाती हैं।
लेकिन परिवारजनों को भी थोड़ा सा सहयोग करते रहना चाहिए और एक उनमें आत्मविश्वास पैदा, नहीं नहीं कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। ये जो नर्वस सिस्टम है, मनोबल गिराने की बात है, उसको तो दूर करना चाहिए ना। बिल्कुल, घर के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है जी कि रोगी का उत्साह बढ़ाए रखें जी, उसका उत्साह टूटने ना दें, उसकी हिम्मत बढ़ाते रहें। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं इलाज के दौरान जब रोगी को कुछ परेशानियां होती हैं, तो उस समय जो है खास तौर से दर्द जब होता है, घर के लोगों की जिम्मेदारी है, खास तौर से कभी जीभ चलाया, कभी उल्टी हुई, कभी दर्द है, तो इन सब चीजों से अब दर्द, कैंसर को दर्द रहित बनाना संभव हो गया है। ऐसी दवाएं आ गई हैं कि उनको पैच चिपका दिए यहाँ पर, बहुत सुंदर, और 40 घंटे 50 घंटे तक दर्द नहीं होता। नहीं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे एक टिप्स और लेना चाहता हूँ, ये कैंसर से रुकने के लिए बस टिप्स बता दीजिए कि क्या करें जिससे आम आदमी बचा रहे। 3 बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दी, खान पान बताया, और कुछ बताना चाहेंगे? जागरूकता का कोई विकल्प नहीं है। आप जो है, अब ये बात हो रही है कि वार्षिक कैंसर परीक्षण कराना चाहिए 35 साल की उम्र के बाद। वार्षिक, हाँ, कुछ टेस्ट हैं व्यक्ति विशेष के हिसाब से। आप डॉक्टर पास जाएंगे आप कैंसर के बाद, तो आपकी पहले आपको देखेगा, समझेगा कि आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके शरीर में कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, उसके हिसाब से वो टेस्ट निर्धारित करेगा। और प्रोस्टेट बढ़ी है तो प्रोस्टेट के लिए देखेगा प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं बन रहा है, और खांसी आ रही देख रहा है फेफड़े में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, तो वो कैंसर के डॉक्टर करेगा कि वार्षिक परीक्षण में कौन से परीक्षणों की आवश्यकता है। और पेट सीटी जांच तो ऐसी है, वो पूरे शरीर को एक ही बार में स्कैन कर लेती है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी कहीं कैंसर नहीं दिख रहा है, कोई संभावना नहीं है, तो पेट सीटी अगर आप 35 साल के बाद आपने 2-4 साल में एक बार करा लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले। और तंबाकू से बचिए, शराब से बचिए, ये सारी बातें भी हमारे जीवन के बहुत ही जनरल बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित, आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत की, और वास्तव में हमारी जीवन शैली बदलनी चाहिए, सकारात्मक सोच आनी चाहिए जिससे हमको परमानंद की प्राप्ति हो जाए, और दूसरे जो सब बड़े व्यायाम करना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और 35 साल के बाद जरा जागरूक हो जाइए, अपने टेस्ट भी कराते रहिए। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।